नमस्ते बच्चों। आज हम कहानी लेखन विधा को समझने जा रहे हैं। कहानी लेखन जो परीक्षा में उपयोजन लेखन के अंतर्गत 5 अंकों के लिए आता है। सबसे पहले हम समझेंगे कहानी लेखन के विभिन्न अंग। कहानी लेखन के 3 मुख्य अंग हैं। पहला है शीर्षक, दूसरा है मुद्दों का विस्तार और तीसरा है सीख या प्रेरणा या उसे ही संदेश भी कहा जाता है। बच्चों, परीक्षा में शीर्षक 1 अंक मिलता है, 1 अंक के लिए शीर्षक होता है। और यदि पूछा जाता है यानी कहा जाता है कि कहानी लिखकर योग्य सीख लिखिए, प्रेरणा लिखिए या क्या संदेश मिला वह लिखिए, तो हमें यह भी लिखना होता है और इसे भी तब 1 नंबर मिल जाता है और शेष जो 3 नंबर है वह मुद्दों के विस्तार को मिलता है। बच्चों, इस वर्ष हमें कहानी लेखन के 3 प्रकार पढ़ने हैं। 3 भेद यानी एक तरह की कहानी आती है मुद्दों पर। इसमें मुद्दे दिए गए हुए होते हैं और उन मुद्दों के आधार पर हमें कहानी का विस्तार करना होता है। दूसरा प्रकार है सुवचन पर आधारित कहानी, यानी कोई मुहावरा दिया गया होगा या कहावत दी गई होगी या कोई सुवचन दिया गया होगा, उस विषय पर हमें संपूर्ण कहानी का विस्तार करना होता है। और तीसरा भेद है यानी तीसरा प्रकार है शब्दों पर आधारित कहानी। इस तरह की कहानी में 4 शब्द दिए होते हैं और उन 4 शब्दों के आधार पर हमें कहानी का संपूर्ण विस्तार करना हो। अब कहानी लेखन लिखते समय कुछ विशिष्ट बातों पर हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये विशिष्ट जो मुद्दे हैं वह अब मैं आप सबको समझाने जा रही हूँ। सबसे पहले है रूपरेखा, यानी जो संकेत हमें दिए गए हैं उनका हमें उचित वर्णन करना होता है और योग्य रीति से इसका अभिप्राय है कि न बहुत ही कम और ना ही बहुत अधिक ज़्यादा उसका विस्तार करना होता है। और कभी कभी आवश्यकता हो तो प्रांत अनुसार या जो पात्र हैं उन पात्रों के अनुसार हमें संवाद भी करने होते हैं। बच्चों, रूपरेखा का जो विस्तार करना होता है हमें वहाँ पर ध्यान देने की चीज़ है कि कई बार हम दिए गए संकेत को ही उतार कर चले आते हैं या दिए गए संकेतों को कुछ समुच्चय बोधक अव्यय या संबंध बोधक अव्यय शब्दों का प्रयोग करके उन्हें जोड़कर एक वाक्य बनाते हैं और उसे लिखकर चले आते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बच्चे सिर्फ उन मुद्दों के आधार पर एक एक वाक्य बनाकर लिख देते हैं और उनकी कहानी पूरी हो जाती है। यह तरीका अत्यंत गलत है। कभी भी हमें दिए गए मुद्दों को उचित वर्णन करना होता है, उसका उचित विस्तार करना होता है और आवश्यकता हो तो वहाँ पर हमें संवाद भी करना होता है। दूसरा मुद्दा ध्यान रखने का है वर्णन, यानी जब हम अपने कहानी में किसी घटना, स्थान या पात्र या दृश्य का वर्णन कर रहे हैं तो यह वर्णन आवश्यकता अनुसार होना चाहिए, न बहुत अधिक न अत्यंत नाम का, यानी इसका भी संक्षिप्त वर्णन करना है। और जब भी हम किसी घटना का नाम देते हैं या वह घटना कहाँ घटित हुई है, वह स्थान का नाम हमें देना होता है, पात्र का नाम हमें देना होता है, यानी स्थान, पात्र और घटना का स्पष्ट वर्णन, स्पष्ट नाम हमें वहाँ पर देना पड़ता है। तीसरा मुद्दा है विस्तार, यानी दी गई कहानी का हम किस तरह से विस्तार करेंगे। तो बच्चों, कहानी जब भी परीक्षा में पूछा जाता है तो शब्द सीमा दी गई होती है। फिलहाल आप लोगों को यहाँ पर इस समय 70 से 80 शब्दों की शब्द सीमा दी जाती है परीक्षा में और हमें यह ध्यान देना है कि जो मुद्दे हमें दिए गए हैं उन मुद्दों को क्रमशः अनवरत विस्तार करना होता है। उस मुद्दे में किसी भी तरह से उलटफेर नहीं करना होता। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए कि पहले दिया गया मुद्दे का विस्तार बाद में कर रहे हैं
और बाद में दिए गए मुद्दे का विस्तार पहले कर रहे हैं। फिर हमें दूसरा मुद्दा लिखने को आ रहा है तो हम दूसरा लिख रहे हैं, फिर चौथे मुद्दे पर लिख रहे हैं और फिर तीसरे मुद्दे पर लिख रहे हैं, फिर आठवें मुद्दे पर लिख रहे हैं और फिर पांचवें मुद्दे पर लिख रहे हैं। इस तरह का उलटफेर उचित नहीं होता है और यहाँ नंबर कट जाते हैं। अगला मुद्दा है पांचवा, वार्तालाप या संवाद। पात्रों के आपसी वार्तालाप या संवाद जो होते हैं वह स्वाभाविक होने चाहिए, बनावटीपन उसमें नहीं होना चाहिए और वे संवाद छोटे और स्पष्ट होने चाहिए। अनावश्यक रूप से उसे बृहत रूप नहीं देना है। इसके अतिरिक्त कहानी का विस्तार हम हमेशा भूतकाल में ही करेंगे, यानी था इस शब्द का प्रयोग करके हम कहानी लिखेंगे। लेकिन संवाद की बात आती है तो संवाद हम वर्तमान काल या भविष्य काल में भी लिख सकते हैं और जब भी हम संवाद लिखते हैं उसे हमें दोहरे अवतरण चिन्ह में लिखना चाहिए। दोहरा अवतरण चिन्ह यानी इस तरह का दोहरा अवतरण चिन्ह होगा, यानी पहले दोहरा अवतरण चिन्ह लिख के हम जो कथन कह रहे हैं वह कथन लिख देंगे या संवाद लिख देंगे और उसके बाद दोबारा उसे बंद कर देंगे। बच्चों, कहानी लेखन की भाषा शैली अत्यंत सरल होनी चाहिए, स्वाभाविक होनी चाहिए और प्रवाहमयी होनी चाहिए। कहानी में हमें सजीवता लाने के लिए उचित मुहावरे का, कहावतों का, सुवचन का या फिर जो पर्यायवाची शब्द हैं उनका योग्य रीति से प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि हम कहानी लिख रहे हैं और हर जगह हम और फिर बाद में और फिर बाद में और इस तरह से किसी शब्द का बारंबार प्रयोग करते हैं, यह उचित नहीं है। कभी हमने और का प्रयोग कर लिया, कभी तथा का प्रयोग कर लिया, कभी एवं का प्रयोग कर लिया। इस तरह से पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग हमें करना होता है। इसके अलावा अगर संबंधित हो उस तथ्य से तो उचित मुहावरे का, जबरन नहीं, उचित और योग्य संबंधित मुहावरे का, कहावतों का या सुवचन का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। कहानी लेखन के लिए शुद्धता की भी अत्यावश्यकता है। शुद्धता अर्थात व्याकरण की दृष्टि से भाषा शुद्ध होनी चाहिए, भाषा की वर्तनी सही होनी चाहिए और भाषा में योग्य विराम चिन्हों का प्रयोग होना चाहिए। मुहावरों, कहावतों और सुवचन के लिए हम अन्य भाषा के प्रयोग की अधिकता से बचना चाहिए। यानी कभी किसी कहावत को या सुवचन को हम एकाध बार अन्य भाषा का ले सकते हैं, लेकिन एक से अधिक बार कतई प्रयोग हमें नहीं करनी चाहिए। इसलिए कहा है कि अन्य भाषा प्रयोग से बचना चाहिए, अधिकता को ध्यान में रखते हुए। एक आध बार चल जाएगा। अनुच्छेदों में विभाजन, यानी जब भी हम कहानी लिखते हैं हमें ध्यान देना चाहिए कि कम से कम पूरी कहानी 3 अनुच्छेद में यानी 3 परिच्छेद में तो अवश्य लिखी जाए। वैसे संकेत के महत्व के अनुसार हमें उसका विस्तार करना चाहिए और उसी विस्तार के अनुसार, यानी एक संकेत, एक विचार या घटना अगर हमारी उसका विस्तार पूरा हो चुका है तो हमें अनुच्छेद परिवर्तित कर देना चाहिए। बच्चों, कहानी लेखन के आरंभ और अंत अत्यंत प्रभावपूर्ण होना चाहिए। यानी आरंभिक जो परिच्छेद होता है वह और अंतिम जो उपसंहार होता है वह अत्यंत संक्षिप्त होना चाहिए, रोचक होना चाहिए और भावपूर्ण होना चाहिए। 1 से 2 वाक्यों में नहीं, लेकिन अत्यंत विस्तार में भी प्रारंभ और अंत नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त शीर्षक, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है बच्चों। परीक्षा में 1 अंक के लिए शीर्षक होता है और यह शीर्षक हमेशा हमें कहानी के आरंभ में यहाँ ऊपर लिखना चाहिए और यह शीर्षक छोटा होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए और सारगर्भित तथा कथा वस्तु में से संबंधित होना चाहिए। जैसे अभी इस कहानी लेखन का मैंने शीर्षक दिया है, यह जो मैं समझा रही हूँ उसका शीर्षक मैंने दिया है कहानी लेखन और उसका प्रारूप, कहानी लेखन प्रारूप।
तो बच्चों, यह जो है पढ़ते ही समझ में आ जाता है कि संपूर्ण जो पाठ है इसमें कहानी लेखन का प्रारूप बताया गया है। तो इस तरह से शीर्षक हमेशा आरंभ में लिखा तो जाता ही है, वह छोटा होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए और सारगर्भित और कथा वस्तु से संबंधित होना चाहिए, ताकि उस शीर्षक को पढ़कर ही हमें यह समझ आ जाए कि संपूर्ण कथानक में किस संदर्भ में विस्तार किया गया है। अब इस शीर्षक से संबंधित विशेष बात, पहला है कहानी लेखन का मुख्य संदेश। यानी कहानी लेखन का जो पूरा कहानी हम लिखते हैं, उस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है, उस संदेश को हम कहानी का शीर्षक रख सकते हैं। जैसे फुफकारो लेकिन काटो मत। दूसरा है कहानी का मुख्य प्रसंग या पात्र का नाम भी हम शीर्षक रूप में लिख सकते हैं, जैसे लालच का फल, सच्ची माँ इत्यादि। और तीसरा तरीका है कि रूपरेखा के किसी सूचक संकेत का प्रयोग भी हम, यानी जो रूपरेखा में संकेत हमें दिए हैं, मुद्दे हमें दिए हैं, उन मुद्दों का प्रयोग भी, लेकिन वह सारगर्भित होना चाहिए और पूरे कहानी को चरितार्थ करना चाहिए वह शीर्षक। तो इस तरह के संकेत, सूचक संकेत का भी प्रयोग हम रूपरेखा के रूप में, यानी रूपरेखा के किसी सूचक संकेत का प्रयोग भी हम शीर्षक के रूप में कर सकते हैं, जैसे महात्मा का न्याय। बच्चों, अंतिम मुद्दा है सीख या बोध। यह सीख या बोध हमेशा एक वाक्य में और अत्यंत संक्षिप्त में होना चाहिए। अब मैं कहूँ कि एक वाक्य में होना चाहिए तो कई बार बच्चे एक ही वाक्य में लेकिन 4 से 5 लाइन में सीख लिख डालते हैं, तो यह गलत है। इसलिए मैंने कहा एक वाक्य में और अत्यंत संक्षिप्त में। एक वाक्य, इसका अर्थ है 1 से 2 लाइन में सीख हमारा पूर्ण हो जाना चाहिए। तो बच्चों, इस तरह से कहानी लेखन का प्रारूप तो पूर्ण हो गया है। अब मैं कहानी लेखन का जो एक उदाहरण है वह अगले वीडियो में भेजती हूँ। धन्यवाद। उम्मीद है कहानी लेखन का प्रारूप अच्छी तरह समझ चुके हो, और यदि समझ चुके हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि मैं भी समझ सकूं कि यह वीडियो पसंद आया है और तुम सबकी समझ में भी आया है। और नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी प्रेस करो। कहीं कोई दिक्कत हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो। धन्यवाद।